अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने वीकली टेस्ट एक्सप्लेन करूंगा जो कि आपको दी गई थी चैप्टर 4 से। पूरी कोशिश करेंगे कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर करें, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो आप 1-on-1 जो वीडियो कॉन्फ्रेंस क्लास होगी उसमें आप सवाल कर सकते हैं, हम आपको वहाँ भी सेटिस्फाई करेंगे। तो आइए चलते हैं वीकली टेस्ट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 वीकली टेस्ट। दिस इज डॉक्टर A.G. आरीजू। हम आपको एक्सप्लेन करेंगे स्टेटमेंट नंबर 1, ए प्लेस इन द सेल वॉल वेयर डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज मटेरियल डज नॉट टेक प्लेस, व्हाट दैट इज नोन एज। आपको पढ़ाया था कि जैसे सेल मेम्ब्रेन में मेम्ब्रेन पोर्स होते हैं तो पोर्स वाली जगह पे सुराख होगा, तो वो मेम्ब्रेन पोर्स कहलाते हैं जो सेल मेम्ब्रेन में होते हैं। लेकिन सेल वाल के अंदर अगर कोई होल है तो उसको प्लाज्मोडेस्मेटा कहा जाएगा। तो सही ऑप्शन प्लाज्मोडेस्मेटा है और ये सेल वाल में होने चाहिए, वरना मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन मुमकिन नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 2, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। बगैर टाइम वेस्ट किए, ये सन है 1831। स्टेटमेंट नंबर 3, वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिफर्स टू एन ऑर्गेनिज्म इन विच देयर इज अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई। यानी ऑर्गेनिजम्स, मैंने आपको बताया था कि बाज़ ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियस होता नहीं है, बाज़ में एक होता है, बाज़ में 2 होते हैं और बाज़ में ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं। तो ऐसे जानदार जिनमें ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई है तो टर्म इस्तेमाल होगा सेनोसाइटिक या मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो ये जवाब ए सही है। स्टेटमेंट नंबर 4, द प्रोटीन रिच सब्सटेंस फाउंड इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोलिम्फ। ये सेम ही चीज़ हैं, तो जवाब सी सही होगा। ए में न्यूक्लियोप्लाज्म है, बी में कैरियोलिम्फ है, ये दोनों सेम चीज़ है, तो जवाब सी सही होगा। नंबर 5, क्रोमोसोम्स विथ इक्वल आर्म्स आर नोन एज। आपको पढ़ाया था कि क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर रहती है, अगर वो मिडिल में है तो क्रोमेटिड्स जो यानी क्रोमोसोम्स की जो बाजू हैं वो इक्वल साइज में होंगे, तो सच क्रोमोसोम इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक। स्टेटमेंट नंबर 6, chromosome with unequal arms resembling with J are called submetacentric। इसमें क्या होता है कि सेंट्रोमियर थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है। मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के एग्जैक्ट मिडिल में होती है और सब मेटासेंट्रिक में मिडिल से थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है। स्टेटमेंट नंबर 7, रॉड लाइक क्रोमोसोम्स विथ वन आर्म वेरी स्मॉल एंड द अदर आर्म वेरी लॉन्ग इस कॉल्ड, जवाब है एक्रोसेंट्रिक। यानी इसमें जो सेंट्रोमियर होता है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाता है, तो ऊपर वाली जो आर्म होती है वो छोटी होती है, जो नीचे वाली आर्म होती है वो बड़ी होती है, तो दिस इज कॉल्ड एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। स्टेटमेंट नंबर 8, लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम। यानी क्रोमोसोम्स के आखिरी छेड़े पे अगर पहुंच जाए तो ये टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहलाता है। ये आपको तस्वीर के जरिए से हमने एक्सप्लेन किया था। स्टेटमेंट नंबर 9, वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। यानी वो कौन सी जगह है जहां राइबोसोम बनते हैं, तो जवाब है न्यूक्लियोलस। ये भी आपको हम पढ़ा चुके हैं। स्टेटमेंट नंबर 10, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। तो ये राइबोसोम सही जवाब है। हालांकि इसके बारे में मेरा अपना एक ओपिनियन है, लेकिन जो बुकिश इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से यही जवाब है। स्टेटमेंट नंबर 11, वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नॉट एसोसिएट विथ राइबोसोम्स। आपको पता है कि अगर राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे नहीं है तो वो स्मूथ कहलाता है, और अगर है तो फिर रफ कहलाता है। तो यहाँ पर वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नॉट, यानी उस पर राइबोसोम्स नहीं होते, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्टेटमेंट नंबर 12, फेट सेल्स, इंटेस्टाइनल सेल्स, liver cells and muscle cells have
ये पढ़ाया था आपको कि उनका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कन्वर्ट्स कोलेस्ट्रॉल इनटू विटामिन डी, बिल्कुल सही जवाब है। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल एंड इट हैज़ इट्स ओन डीएनए। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है और क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स के अंदर भी अपना डीएनए होता है, तो ये जवाब सही है। एवरी एनिमल गेट्स इट्स माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम मदर बिकॉज इट इज़ एब्सेंट इन द स्पर्म। स्पर्म का वो हिस्सा जो फर्टिलाइजेशन में हिस्सा लेता है, वो पार्ट तो हेड होता है और हेड में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो आने वाले बच्चे के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो उसकी माँ की तरफ से आता है, बिल्कुल सही जवाब है। एनिमल सेल हैव सिंगल बट प्लांट सेल्स हैव मैनी गोल्जी बॉडीज़, ये भी जवाब सही है कि प्लांट्स में ज़्यादा गोल्जी बॉडीज़ होते हैं और एनिमल में एक ही होता है, यही तो पहचान है। स्टेटमेंट नंबर 17, इन प्लांट सेल्स गोल्जी बॉडीज मेक सेल वॉल एंड इन एनिमल सेल इट मेक्स लाइसोसोम, बिल्कुल सही जवाब है कि गोल्जी बॉडी प्लांट्स की सेल वॉल बनाते हैं और एनिमल्स के लाइसोसोम बनाते हैं। अब दिलचस्प बात यह कि सेल वॉल प्लांट्स में होती है और एनिमल्स में नहीं होती, और लाइसोसोम्स एनिमल्स में होते हैं, प्लांट्स में नहीं होते। स्टेटमेंट नंबर 18, लाइसोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन एंड आर प्रोड्यूस बाय गोल्जी बॉडीज। आपको पढ़ाया था कि लाइसोसोम की प्राइमरी लाइसोसोम भी बनते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम भी बनते हैं और उन्हें बनाना गोल्जी बॉडीज़ की जिम्मेदारी है, लेकिन ये काम होगा सिर्फ एनिमल सेल में क्योंकि लाइसोसोम एनिमल सेल में बनते हैं। स्टेटमेंट नंबर 19, द लाइसोसोम्स आर नॉट फाउंड इन प्लांट सेल, यानी प्लांट सेल में लाइसोसोम्स नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि लाइसोसोम अपने प्लांट सेल अपने लाइसोसोम का काम अपने वैक्यूल से लेता है क्योंकि उसमें लाइसोसोम मिसिंग होते हैं। लाइसोसोम इज एक्चुअली करेक्टर ऑफ एनिमल सेल। स्टेटमेंट नंबर 20, द मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज टू डिस्ट्रॉय द फॉरेन पार्टिकल। जी हाँ, ये मेन फंक्शन है। वार्न आउट सेल्यूलर कंपोनेंट, नहीं, ये एक्सोसाइटोसिस का जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ होता है, लाइसोसोम का काम नहीं है। और सी है फेगोसाइटोसिस, तो ऑप्शन डी इसलिए सही है क्योंकि लाइसोसोम का काम है फॉरेन पार्टिकल को किल करना, और लाइसोसोम जब फॉरेन पार्टिकल को किल करते हैं तो ये प्रोसेस फेगोसाइटोसिस कहलाए, तो एक्चुअली जवाब ये सही है। यानी इसमें ए भी शामिल है फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करना, सी भी शामिल है यानी फेगोसाइटोसिस होता है ये अमल, तो ये जवाब एक्चुअली डी सही है, जिसमें बोथ ऑप्शन ए एंड सी करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 21, व्हेन वॉल ऑफ द लाइसोसोम इज रप्चर्ड इट डिस्ट्रॉयज इट्स ओन सेल। जब लाइसोसोम्स रप्चर होते हैं तो जिस सेल में होते हैं उसी सेल को मार देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सुसाइड सेट, ऑटोफेगी, ऑटोटोमी या बोथ ए एंड सी। देखिए, ऑटोटोमी में कोई भी जानदार अपने बॉडी पार्ट्स को काट लेता है, तो ये तो जवाब गलत है। ऑटोफेगी और सुसाइड सेट ये दोनों सही जवाब हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा। ऑटोफेगी का मतलब होता है सेल खुद को खा जाता है, और खुद को खा जाता है माना ये खुदकशी होती है, तो इसको सुसाइड सेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 22, व्हेन अल्फा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम इज एब्सेंट इन लाइसोसोम it causes deposition of undigested glycogen particles in the cell, तो ये due to this condition swelling of the cell occurs, यानी अगर ग्लाइकोजन पार्टिकल्स उसमें जमा हो जाएं तो उसमें ग्लाइकोजन पार्टिकल की वजह से वो स्वेलिंग हो जाती है, तो यस ये बिल्कुल सही जवाब है। व्हेन यू अकोमोडेट समथिंग एक्स्ट्रा तो स्वेलिंग तो हो जाएगी और फिर ये बस्ट हो जाता है और फिर उसके बाद ये सेल की ऑटोफेगी भी करेगा, यानी वो सुसाइड सेक कहलाएगा। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजीज काज्ड ड्यू टू लाइसोसोम। अब टेट्स डिजीज लाइसोसोम की वजह से होती है, गाउचस डिजीज भी लाइसोसोम की वजह से होती है, कैराबीज भी इन्हीं की वजह से होती है, लेकिन डायबिटीज़ नहीं है। तो सही जवाब है कि डायबिटीज़ वो बीमारी है जो लाइसोसोम्स की वजह से नहीं होती, तो ये सही जवाब है। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन द प्लांट सेल्स
and also in Protista, Monera, fungi और all. जवाब यही है कि प्लांट सेल में तो खैर होते भी हैं, लेकिन किंगडम प्लांटी के अलावा किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ जानदारों में भी प्लास्टिड्स होती हैं। तो वो बच्चे जो ये कहते हैं कि ये प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल्स में होती हैं, तो उनको थोड़ा सा रिवाइज करना चाहिए अपना करिकुलम। ये किंगडम प्रोटिस्टा जिसमें एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म भी हैं, जिसमें फंगस लाइक ऑर्गेनिज्म भी हैं, जिसमें प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स भी हैं, व्हाट वी कॉल अल्जी। याद रखें कि मैं ब्लू ग्रीन अल्जी नहीं कह रहा, मैं अल्जी कह रहा हूँ, जिसमें अल्वा भी आ जाता है, जिसमें क्लोरीला भी आ जाता है, जिसमें क्लैमोडोमोनास भी आ जाता है। तो ये उनकी बात हो रही है, तो उनमें प्लास्टिड्स होते हैं। स्टेटमेंट नंबर 25, क्लोरोप्लास्ट्स जस्ट लाइक डीएनए हैव देयर ओन डीएनए। माना क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए होता है। आई एम सॉरी, इधर थोड़ी सी लैंग्वेज की इशू है। क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ देयर ओन डीएनए। यहाँ डीएनए की जगह लफ्ज़ होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया, यानी क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अपना डीएनए होता है। यस, अपना डीएनए होता है। तो दिस स्टेटमेंट नीड्स टू बी रिवाइज्ड। क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ देयर ओन व्हाट? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और नन। तो जवाब है क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अपना डीएनए होता है। आई विल आस्क द सेंडर एकेडमी टू रीफ्रेज दिस स्टेटमेंट। गलतियाँ इंसानों से होती हैं, लेकिन अगर गलती पे नज़र पड़ जाए तो उसको एक्सप्लेन कर देना चाहिए। स्टेटमेंट नंबर 26, क्लोरोप्लास्ट्स हैव डैश केमिकल पिगमेंट विच प्ले वाइटल रोल इन फोटोसिंथेसिस। आप जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स में क्लोरोफिल वो कलर पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है। ये ज़ेंथोफिल और कैरोटीन जो हैं ये तो क्रोनोप्लास्ट प्लास्टिड्स के अंदर होते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड, तो उसमें क्लोरोफिल होता है। वन ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो ये जवाब है क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड, जिसमें ये दोनों कलर पिगमेंट्स होते हैं। तो ऑप्शन बी सही है। स्टेटमेंट नंबर 28, वन ऑफ द प्लास्टिड्स डेवलप इन द एब्सेंस ऑफ लाइट एंड इट इज़ फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट। अब आप जानते हैं कि प्लांट्स के अंडरग्राउंड पार्ट में तो ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड्स होती है जो कलरलेस प्लास्टिड्स होती है, तो सी जवाब सही है। Statement number 29. Immature and colorless plastids found in the meristem tissues are called, of course, proplastids. आपको बताया था कि प्लास्टिड बनने से पहले, क्योंकि प्लास्टिड एक मेच्योर स्ट्रक्चर है, उससे पहले प्लास्टिड्स इमेच्योर होती हैं, तो प्रो का मतलब होता है प्लास्टिड बनने से पहले। तो ये जवाब प्रोप्लास्टिड सही। दी प्रोप्लास्टिड्स बिकम क्लोरोप्लास्ट ऑन मैच्योरेशन। यस, बिल्कुल सही जवाब है। प्रोप्लास्टिड्स बनती हैं, यानी प्लास्टिड्स बनने से पहले, तो जब वो प्रोप्लास्ट मैच्योर हो जाएंगी तो प्लास्टिड्स बनेंगी। डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 4 कंप्लीट किया, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस शीट को कंप्लीट किया, वीकली टेस्ट को एक्सप्लेन किया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा सब कुछ, और आप घर पे ऑनलाइन क्लासेस एंजॉय कर रहे होंगे। मेहनत कीजिए और मेहनत का दामन मत छोड़िए। अनकरीब आपका, जैसे आज मेहरान यूनिवर्सिटी ने अपना शेड्यूल अनाउंस किया है, तो अनकरीब आपका शेड्यूल भी अनाउंस हो जाएगा। तो जो बच्चे इस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर रहे, मैं पहले ही बता रहा हूँ, बड़े परेशान होंगे। बच्चे इस आसरे में बैठे हैं कि ये ऑन कैंपस क्लासेस होंगी, अल्लाह करे हो जाए, हमारी दिली दुआ है। लेकिन वो बच्चे जो इस आसरे पे बैठे हैं और ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे, वो आगे चल के जब शेड्यूल अनाउंस होगा तो वो काफ़ी परेशान होंगे। मेरा तजुर्बा जो है, मैं उसके हिसाब से आपको ये एडवाइस करूँगा कि जो भी मोड ऑफ लर्निंग है आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है। थैंक यू वेरी मच।